नमस्ते दोस्तों। आज आपको मैं खबर दे रहा हूँ। आइसबर्ग जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं इस दुनिया में, इसके कारण जो खतरा बढ़ रहा है। पहले मैं समझा आपको काविंग ग्लेशियर्स का मतलब क्या है। काविंग मतलब ये टूट के निकल रहे हैं जो बड़े बड़े आइसबर्ग हैं, उसको बोलते हैं काविंग ऑफ ग्लेशियर्स। दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग A23A जो सदर्न ओशन की तरफ टूट कर निकल रहा है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। जो टूटा है वो अंटार्कटिका फ्रिक्शनल आइस शेल्फ के साथ। इसका वजन 1 ट्रिलियन टन है और ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। मतलब अंटार्कटिका साउथ में है, जो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर के टिप है, वहां से टूटकर वो साउथ अमेरिका की तरफ जा रहा है। ये इसको टूटे हुए 38 साल हो चुके हैं। अभी साइंटिस्ट इस पर स्टडी कर रहे हैं कि इकोसिस्टम में क्या फर्क पड़ेगा और इसका आगे आने वाले समय पर क्या क्लाइमेट में चेंजेस है। इतना ही नहीं है, एक आइलैंड है साउथ जॉर्जिया जो अर्जेंटीना से थोड़ा नीचे है, साउथ अमेरिका के पास। उसकी पूरी डूबने की संभावना है, क्योंकि ये नाम आइसबर्ग A23 है, ये दुनिया में अपने एक प्रकार का है और इसका जो साइज है लंदन शहर का दुगना है। सोच लीजिए 1 ट्रिलियन टन का इसका वजन है और लंदन शहर के साइज का डबल। इतना बड़ा आइसबर्ग अभी तक टूटा नहीं है। ये बीच में टूट कर निकला था और थोड़े समय के लिए रुक गया था, उसकी गति रुक गई। अब इतना बड़ा साइज का आइसबर्ग टूट कर निकल रहा है सदर्न ओशन में, मानो कि कितना ही इकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा और कितना वेदर में चेंज आएगा। इतना ही नहीं, करंट में भी बहुत फर्क पड़ेगा। जो ओशन करंट्स है, जो हवा जो मूवमेंट है जिधर की, उसको भी बहुत फर्क पड़ेगा। इसमें क्लाइमेट ही नहीं, हवा को भी बहुत फर्क पड़ रहा है। ये A23 के अलावा नॉर्वे में एक, कनाडा में 3 और ग्रीनलैंड में 4 ऐसे छोटे मोटे ग्लेशियर्स टूट कर निकले हैं। कईयों का साइज 50 स्क्वायर किलोमीटर है, कईयों का 70 स्क्वायर किलोमीटर है। इस तरीके से तकरीबन 8 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ये कार्विंग ऑफ ग्लेशियर्स पाए गए। अब सवाल उठता है कि ग्लेशियर्स में बीमारियां जैसे वायरस और बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, मतलब तो इस बारे में कुछ समझते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है और सबसे पुराना आइसबर्ग है और इसके अंदर पोटेंशियल है जो एंशियंट एंशियंट यानी बहुत पुरानी माइक्रोब्स, जिसमें वायरस बैक्टीरिया भी आते हैं, जो इस आइस के अंदर ट्रैप है कितने हजारों साल से, कम से कम 10,000 साल में ट्रैप है। ये अब बाहर निकलेंगे जैसे ही मेल्ट होंगे। अभी आप समझिए कि जो छोटे पैथोजेंस हैं, इसके ऊपर हमारे साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च की। हमारे साइंटिस्ट ने हिमालय पर्वत पर ऐसे 1700 पैथोजेंस ढूंढ निकाले हैं जो हिमालय के पर्वत पे पाए गए हैं और वो आइस के अंदर ट्रैप है। ये पूरे तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि इस आइसबर्ग में भी जो आ रहा है ये पैथोजन से, ये जो माइक्रोब्स निकलने वाले, जो पौराणिक माइक्रोब्स हैं, ये इसमें मौजूद हों। और क्योंकि हिमालय में 1700 पाए गए हैं, वो बर्फ के अंदर ट्रैप है, इससे अंदाजा लगा जा सकता है कि इतने बड़े आइसबर्ग जो मेल्ट होने वाला है, तकरीबन 10,000 तरीके के नए पैथोजेंस इस दुनिया में आ सकते हैं, जो हमारी इम्यूनोलॉजी है, हमारी बॉडी इम्यून है इन नए बैक्टीरियाओं के साथ नहीं। फिर नए वायरस, नए बैक्टीरिया आएंगे, ये मच्छी द्वारा या ये बारिश होने के द्वारा ये प्लांट्स में जाएंगे, या सीड, बहुत तरीके से ये पैथोजेंस या हो सकते हैं पौराणिक माइक्रोब्स आपके खाने में आ सकते हैं। ये सबसे अंदाजा लगा जा सकता है कि 1 लाख टन माइक्रोबियल बायोमास हमारे इकोसिस्टम में इस ग्लेशियर द्वारा जो मेल्ट होंगे तो ये आ सकता है। ये जो A23 ग्लेशियर है, इसका एरिया 3,500 स्क्वायर किलोमीटर है और ये साइंटिस्ट के लिए बहुत कंसर्न की बात है कि वो पूरा लोकल मरीन इकोसिस्टम खराब हो सकता है। जैसे कि हमारे पेंगुइन और सील पॉपुलेशन के जो फीडिंग ग्राउंड थे, जो वहां रहते थे, वो हैबिटेंट थे वहां के, तो उनका जो फूड चेन है वो सब गड़बड़ा सकता है। इतना ही नहीं है, एक थॉइट्स ग्लेशियर करके भी है, जिसको डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है, क्योंकि वो मेल्ट बहुत फास्ट हो रहा है। एक होता है कि ग्लेशियर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं या बहुत धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एक होता है मेल्टिंग। मेल्टिंग भी उतना ही खतरनाक होता है। जो थॉइट्स ग्लेशियर है, जो अंटार्कटिका से जो टूट के निकला है, वो उसको डूम्सडे के ग्लेशियर कहा जाता है और बहुत तेजी से मेल्ट हो रहा है, जिसके कारण ग्लोबल सी लेवल बढ़ेगा। इससे जो असर पड़ेगा वो है पोलर बेयर, पेंगुइन, व्हेल्स, ऑर्का फिश, सी, वहां के रहने वाले पक्षी और
कुछ छोटे छोटे कीटाणु क्रिल्स, जो छोटे छोटे जंतु रहते हैं पानी में, वो फूड होते हैं बड़ी बड़ी मछलियों के लिए भी और छोटी मछली के लिए, क्रिल्स कहते हैं। अब देखा जाएगा कि इस पे ग्लोबल इम्प्लीकेशन क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस दुनिया में। जैसे कि हमने भी डिस्कस किया कि जिस मच्छी को फर्क पड़ता है, बड़ी बड़ी रेल्स को फर्क पड़ता है, ऑर्का को फर्क पड़ता है। ऑर्का को अगर खाना नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे, मतलब इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका है। और आप देखो ऑर्का इस समय पिछले कुछ 3-4 सालों से न्यूजीलैंड में या काफी और भी जगहों पर देखा है तो बोट पर अटैक करने लगे, वो सीख रहे हैं बोट को कैसे पलटना है। तो फूड चेन को बदल रहे हैं, वो ह्यूमन को फूड देख रहे हैं, फिर फूड के हिसाब से देख रहे हैं, तो ह्यूमन बींग पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि अभी इंसिडेंट बहुत कम है, बट ये बहुत ही चतुर मच्छी है, एक शार्क की तरह है ये ऑर्का। ये अब सीखने लग गई है ह्यूमन बींग को अटैक करना, बोट को पलटना। तो इसका मतलब जो उनका फूड चेन ऑलरेडी खराब हो चुका है, जो ये एंटार्क्टिका की तरफ थे, अब ये थोड़ा ट्रॉपिकल की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि ये सब ह्यूमन कॉस्ट है, ह्यूमन बीइंग द्वारा ये सारी प्रॉब्लम आई हुई है। जैसे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जरूरी होती है क्योंकि ये गर्मी को ट्रैप करके रखती है, जिसके कारण हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है और ये गर्मी हमें चाहिए होती है। परंतु इस समय ये जो ग्रीन हाउस ट्रैप है ये ज्यादा बढ़ रहा है, ये मात्रा से बहुत ऊपर जा रहा है। तो इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको एक धरती का एक नेचुरल फिनोमिनन बताना चाहता हूँ जिसको कहते हैं मिलांकोविच साइकिल। एक अर्थ की डिग्रीज है, एक प्रिसेशन होगा, आपको मैं समझाता हूँ। पहले हम अर्थ के टिल्ट के बारे में बात करेंगे। अर्थ का टिल्ट जो है 24.5 डिग्री से लेके 22.1 डिग्री तक मूव करता है, जो कि उसको 41,000 ईयर लगते हैं, 41,000 साल लगते हैं साइकिल को पूरा करने में। इस समय धरती का जो टिल्ट है 23.5 डिग्री पर है, अब इस समय वो 22.1 की तरफ बढ़ रहा है और इस पे जो हम गति पकड़े वो 0.013 डिग्री पर सेंचुरी से बढ़ रहा है। जितना टिल्ट टेढ़ा होगा यानी 24 डिग्री तरफ जाएगा, उतनी गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, उतनी ठंड भी ज्यादा पड़ेगी। जैसे कि हायर लैटिट्यूड्स पे रशिया, यूरोप और कनाडा है, उस तरफ इसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है, समर्स और विंटर्स। अब हम उसका दूसरा एंगल भी सोचते हैं। अभी एक धरती एक लट्टू की तरह घूमती है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टॉप, एक मूव लाइक अ टॉप। जब टॉप मूव करता है तो उसके ऊपर वॉबलिंग होता है जिसको हम कहते हैं प्रिसेशन। इस वॉबलिंग को धरती पर 26,000 साल लगते हैं। ये सिर्फ सीजन्स जो हमारे मौसम बदलते हैं उसके टाइमिंग को इफेक्ट करता है। लास्ट आइस एज 12,000 साल पहले हुआ था, तो इसका मतलब अभी भी हमारे पास 14,000 साल बाकी है। और ये जो टिल्ट ऑफ द अर्थ होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिसेशन, इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब ठंड बढ़नी चाहिए, ठंड मेंटेन होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि हम गर्मी देख रहे हैं, यूरोप में बहुत गर्मी बढ़ चुकी है। हम इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक, जैसे हम श्रीलंका, सिंगापुर से लेकर इंडिया जैसी कंट्रियों की बात करें, इक्वेटर से ट्रॉपिक के बीच में है, यहाँ तो ज्यादातर गर्मी रहती है, ये आसपास टेम्परेचर आगे पीछे होता है। परंतु आर्कटिक सर्कल के पास जो यूरोप है, रशिया, कनाडा है, यहाँ पर ठंड बनी रहनी चाहिए, बनी रहती रही है। और इस समय वहां पर भी टेम्परेचर गर्मियों में 40 डिग्री तक टच होने लग गया है। हालांकि हर जगह नहीं, कहीं कहीं जगह पर है, बट अबव नॉर्मल चल रहा है। अभी हमको समझना चाहिए है कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, जो मैं पहले कह रहा था। ग्रीन हाउस गैसेस धरती के एटमॉस्फेयर को, हीट को ट्रैप करके रखती है, क्योंकि हमारा प्लेनेट गर्म रहे, ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, ये जरूरी होता है। और इतना ही नहीं, ये बहुत मात्रा में बढ़ जाने के कारण ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग लोगों को बहुत गलत धारणा बना के रखे, वार्मिंग पकड़ लेते हैं शब्द को, वार्म मतलब गर्म, गर्म। यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का मतलब गर्म नहीं है, इसका मतलब क्लाइमेट चेंज, बदलाव। ये शब्द ग्लोबल वार्मिंग अंग्रेजी जरूर है, परंतु इसको वार्म मत पकड़िए आप। ये वाइड फ्लक्चुएशन, ये क्लाइमेट में उथल पुथल, इसका मतलब ठंड होगी तो बहुत ठंड होगी, गर्मी होगी तो बहुत गर्मी होगी, इसका मतलब वो होता है। और इस समय मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड बहुत तेजी से ऊपर बढ़ी इनकी मात्रा, क्योंकि एग्रीकल्चर और फॉसिल फ्यूल के यूज होने पे, फॉसिल फ्यूल मतलब ऐसा क्रूड ऑयल जो हम धरती में माइनिंग करते हैं, एग्रीकल्चर, इसके कारण ये मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। इसलिए बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस ओवरराइड कर रही है इस समय, क्योंकि इसके कारण
रैपिड वार्मिंग, अब इस समय वार्मिंग का मतलब गर्म ही है, गर्मी पड़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पिछले 150 साल में 50% बढ़ी है, जिसके कारण ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है। तो अब हमने प्रिसेशन और धरती के टिल्ट के बारे में समझा, जो हमको बता रहे कि हमको इस समय ठंडा होना चाहिए, मौसम ठंड की तरफ जा रहे हैं, परंतु वो हो नहीं रहा है। क्यों? ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि ये धरती पे जितने ग्लेशियर्स हैं उसको ये मेल्ट कर रहे हैं, जिसके कारण सी लेवल बढ़ रहा है और आने वाले समय में 10 फीट हाइट बढ़ने वाली है। तुरंत नहीं, आने वाले 200 साल में इसकी हाइट बढ़ने वाली है, मतलब काफी शहर डूब सकते हैं, काफी आइलैंड्स गायब हो सकते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज कीजिए, आप सोलर पैनल्स यूज कीजिए, जिसके कारण कुछ हद तक मदद मिल सकती है कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन जो होती है उसको रोकने में। और फॉरेस्ट बढ़ाइए, झाड़ लगाइए, क्वालिटी ऑफ सॉइल को इम्प्रूव करना चाहिए। ये सब हमें आगे कदम उठाने चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।